सिटी कैराकस में शदीद धमाकों की खबर है कि पता नहीं ये धमाके किसने किए। उस वक़्त एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि अगर वेनेज़ुएला के साथ अमेरिका की डील हो जाती है, तो उसके बाद ईरान की भी शामत आएगी बिकॉज़ वेनेज़ुएला के तेल के ऊपर अमेरिका को मुकम्मल एक्सेस जो है, वो हासिल हो जाएगी। अब वो डील तो उस तरह की नहीं हुई, वो डील ये हुई कि उसके थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपना वो व्लॉग कंप्लीट किया, तो मेरा ख़्याल है उसके 1 घंटे के बाद प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वो स्टेटमेंट सामने आई, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका की फ़ौज ने डेल्टा फ़ोर्स जो उनकी कमांडो यूनिट है, वो हर किस्म की हमारी तरह की कमांडो यूनिट नहीं है, वो खासी कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरा सिस्टम ही है कमांडो सिस्टम का, जिसने अलॉन्ग विद द अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट निकोलस मडोरो और उनकी बीवी जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं इलेक्टेड इन 2024 दूसरी तीसरी दफा उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार करके एक अमेरिकन बहरी जहाज के जरिए न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, जहां उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा और उनके ऊपर इल्जामात हैं नार्को ट्रेड, ड्रग ट्रेड रन करने के और स्टोलन ऑयल के। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोनों चीजों की अहमियत क्या चार्जेस हैं नार्को ट्रेड और स्टोलन ऑयल के। ये और बात है कि ये इल्ज़ाम जो है कभी भी इसको इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको बहुत सीरियसली नहीं समझा, वो समझते हैं क्रेडिबल नहीं है, ये बहुत हद तक पॉलिटिकल किस्म के इल्ज़ामात हैं। और एक इल्ज़ाम ये था कि बहुत से और लोग जो हैं ट्रेडर्स वगैरह उनको फॉल्स पासपोर्ट्स इशू किए हैं निकोलस मडोरो की हुकूमत ने, लेकिन और उसमें एक मैक्सिको का भी बहुत नाम था, लेकिन बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद अगस्त 2025 के अंदर मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू की और उन्होंने कहा कि मैक्सिको ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है और हमें इसकी किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं मिली कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंसी या निकोलस जो मडोरो है उनका डायरेक्टली ड्रग ट्रेड नार्को ट्रेड से कोई ताल्लुक है। ये स्टोलन ऑयल क्या है? स्टोलन ऑयल ये है कि अच्छा ये सारी कहानी जो है ये 1998 से शुरू हो रही है, जिस चीज़ को अभी हम देख रहे हैं ये अभी नहीं हुआ। ये एक 27 बरस की स्ट्रगल है अमेरिकन सिस्टम के दरमियान में और वेनेजुएलन लीडरशिप के दरमियान में, जिसका फाइनल ड्रॉप सीन अभी हमारे सामने हुआ है। और ये कहानी उस वक़्त शुरू हुई जब एक इंतहाई पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर जो हैं ह्यूगो चैवेज़ के नाम से 1998 में वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने एक बोलिवियन रेवोल्यूशन का वहाँ पे आगाज़ किया। बोलिवियन रेवोल्यूशन क्या है कि साइमन बोलिवर के नाम से 19th सेंचुरी के एक बहुत ही आइकॉनिक हिस्टोरिक, आप थोड़ी-सी रिसर्च करें आपको पता चलेगा, एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर गुज़रे हैं लातीनी अमेरिका की तारीख में, जिन्होंने स्पेनिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ पूरे लातीनी अमेरिका को मुत्तहद करने की कोशिश की और यूं लातीनी अमेरिका के अंदर एक आज़ादी का जो सफर जो है वो शुरू हुआ। बहुत आइकॉनिक फिगर है, इसके बारे में आपको नेटफ्लिक्स पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सी फिल्में, बहुत सी रोमांटिक किस्म का सेगा जो है वो मिल जाएगा। तो वो जो बोलिवियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ वो दर हकीकत वेनेजुएला की एस्टैब्लिशमेंट जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक था अमेरिका, ये उसके भी खिलाफ था, ये अमेरिका के भी खिलाफ था। और यूं ऑयल नेशनलाइजेशन 90s में ऑयल नेशनलाइजेशन की गई, सारे एसेट्स को स्टेट कंट्रोल में ले लिया गया और कहा कि हम एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन, एक हेल्थ रेवोल्यूशन, एक हम सोशल रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। और शुरू में उसने बहुत ज्यादा डिलीवर भी किया, लेकिन ओवर द ईयर्स की जो रेवोल्यूशन था बोलिवियन रेवोल्यूशन, इसकी सारी की सारी रिलायंस जो है वो ऑयल रेवेन्यूज के ऊपर थी। ज़हन रखिए कि 1970s में वेनेजुएला की डेली ऑयल प्रोडक्शन जो है वो अंदाजन 3.5 मिलियन बैरल डे थी, जिस तरह से मोर देन सऊदी अरेबिया, मोर देन अदर कंट्रीज। अभी ये तकरीबन 1 मिलियन बैरल डे से कम है, 9 लाख बैरल डे से कम है। उसकी वजह यह है कि ये जो बोलिवियन रेवोल्यूशन था इसकी सारा एम्फेसिस स्टेट कंट्रोल ऑयल रिसोर्सेज पे था कि कभी भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई ना कर सके, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट ना कर सके, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज ना कर सके। बहुत से लोग इस वक्त इसको मैं देख रहा हूँ, बहुत से पाकिस्तानी दोस्त जो हैं वो मुसलसल मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं और उसमें एक आइडियोलॉजिकल तरीके से वो इसको देख रहे हैं, नजरियाती तरीके से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स जो हुआ है वेनेजुएला में वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है इखलाकी तौर पे, मॉरल तौर पे, लेकिन आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सिर्फ मॉरल लेंस से नहीं देख सकते, आपको उसका एनाटॉमी ऑफ डिजास्टर एंड पावर स्ट्रक्चर, जो बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट से भी आपको इंटरनेशनल अफेयर्स को देखने की जरूरत है। सो बोलिवियन रेवोल्यूशन शुरू में बड़ा कामयाब हुआ, अमेरिका को चैलेंज किया। 2002 में अमेरिका ने और सीआईए ने ह्यूगो चैवेज़ की हुकूमत का तख्ता, मिलिट्री को हमेशा मिलिट्री को यूज किया जाता है कि सारा का सारा जो मॉडल है लैटिन अमेरिका का, पूरी दुनिया का, उसमें जब भी पॉपुलर हुकूमत को आपने गिराना होता है तो जो मिलिट्री है वो टूल होती है। सो मिलिट्री ने ह्यूगो चैवेज़ को के खिलाफ कू करने की कोशिश की, उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कैराकस जो बड़ा शहर है, इनका एक ही सबसे बड़ा शहर है, जैसा पाकिस्तान का कराची है, सीधा वेनेजुएला का कैराकस है, तो कैराकस जो है उसमें लोग सड़कों के ऊपर निकल आए और फौज डर के पीछे हट गई और यूं रेवोल्यूशन जो एक बगावत थी वो नाकाम हो गई, जो कू डेटा या रेजिम चेंज ऑपरेशन था वो नाकाम हो गया और उससे ह्यूगो चैवेज़ की पॉपुलैरिटी में और बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। कहते हैं उसके बाद भी बहुत सी छोटी मोटी कोशिशें की गई लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई। कैंसर से ह्यूगो चैवेज़ की 2013 में डेथ हुई और उसके बाद पहले इंटरिम प्रेसिडेंट, फिर एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ जिसमें प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मडोरो वो इलेक्शन जीत गए और फिर उन्होंने 2018 में एक और इलेक्शन जीता जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, पहले इलेक्शन से भी ज्यादा उसमें इल्जाम था कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिगिंग की है। और फिर 2024 का जो इलेक्शन था उसके बाद पूरी दुनिया जो थी, मगरबी दुनिया, उसने उन्हें आइसोलेट कर दिया। अब ये भी वैसे जरूरी है समझना कि निकोलस मडोरो के ऊपर इंटरनल करप्शन के, इनकॉम्पिटेंस के, बैड गवर्नेंस के बहुत से इल्जाम थे, लेकिन जो अमेरिका की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा जो आपको सच्चाई नजर नहीं आती, लेकिन वो आइसोलेट हो गए और वो कभी भी ह्यूगो चैवेज़ की तरह पॉपुलर नहीं थे। ये चंद पॉइंट्स हैं। अब ये स्टोलन ऑयल का क्या चक्कर है, जो इस वक्त दो चार्जेस हैं प्रिंसिपली कि ह्यूगो के निकोलस मडोरो जो है वो नार्को ट्रेड रन कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया कि ये चार्जेस इंटरनेशनली सब्सटेंशिएट नहीं होते। दूसरा ये ऑयल स्टोलन भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि स्टोलन ऑयल भी था। वो स्टोलन ऑयल ये है कि जब 1990s के अंदर अमेरिकन कंपनीज को और डिफरेंट जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थी, जब उनको वेनेजुएलन हुकूमत ने, ह्यूगो चैवेज़ ने उनको नेशनलाइज किया, तो अमेरिका का चार्ज ये है कि सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन अमेरिकन कंपनीज को या इन्वेस्टमेंट्स को नहीं दी गई और उसको वो स्टोलन ऑयल कहते हैं। और ये जो भी सैंक्शंस लगाई हुई थी और जो जहाज़ों को रोका जा रहा था वो एक तरह से स्टोलन ऑयल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी के तहत से
पूरा किया जा रहा है। इसको भी ध्यान में रखिए कि निकोलस मादुरो को गुज़िश्ता चंद हफ्तों में अमेरिकन हुकूमत की तरफ से बिहाइंड द सीन्स डील ऑफर हुई कि आप यहाँ से निकल के किसी थर्ड कंट्री में सेफली चले जाएँ। आपको और आपकी और वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री अटैक नहीं किया जाएगा और आपकी जो फैमिली है, आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। और कतर ने भी इसमें मेडिएट करवाने की कोशिश की कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन जाए। ये मेडिएशंस कामयाब ना हो सकी। उसमें मसला ये था कि निकोलस मादुरो की डिमांड अमेरिकन नेगोशिएटर से ये थी बिहाइंड द सीन्स कि उनके ऊपर जो इंडाइटमेंट के चार्जेस हैं नार्को ट्रेड के और डिफरेंट चीज़ों के, उसको मुकम्मल तौर पर ड्रॉप कर दिया जाए, उनको मुकम्मल इम्यूनिटी दुनिया भर में दे दी जाए। लेकिन अमेरिकन इस स्टेज पे उनको वो इम्यूनिटी देने के लिए तैयार नहीं थे। जो थोड़ी सी रिसर्च मैंने इस पे की, उसमें मुझे समझ आई है कि वो नेगोशिएशन थ्रू ना हो सकी और निकोलस मादुरो इस स्टेज को हैंडल ना कर सके। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि असल में बॉटम लाइन ऑयल है। ऑफ कोर्स कोई इसमें डिनायल नहीं है, लेकिन ये एक 27 साल का ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर एक झगड़ा था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बताया जाता है कि वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और दुनिया की इस वक्त भी जो ग्लोबल सप्लाई है उसकी 17 to 20% या 19% सप्लाई वेनेजुएला से आ ही रही है, मिलियन बैरल डे के हिसाब से। लेकिन उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। उसके ऑयल रिजर्व सऊदी अरब से ज़्यादा है। ये ज़्यादातर उसके सी कोस्टल एरियाज में है। 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा के रिजर्व है, जबकि सऊदी अरब के 260 या 270 बिलियन बैरल के रिजर्व हैं। लेकिन सऊदी ऑयल इंडस्ट्री बहुत बेहतर तौर पर मैनेज्ड है, प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है, वो बहुत तरीके से चलते हैं। जबकि वेनेजुएला जो है वो बैडली गवर्न था और बावजूद अपने ऑयल रिजर्व्स के इस वक्त वेनेजुएला में इकोनॉमिक जो इन बुरे हालात इतने ज़्यादा हैं कि गुज़िश्ता चंद वर्षों में मिलियंस ऑफ, यानी इस वक्त आबादी जो है वो 28 मिलियन है। आबादी पहले 30 मिलियन से ज़्यादा थी, 3 करोड़ से ज़्यादा थी, अभी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। हालांकि आबादी में नेचुरल ग्रोथ भी होती है। आबादी कम इसलिए हो गई है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेनेजुएलस ने गुज़िश्ता चंद सालों में नकल बकानी की है, हिजरत की है। वो और लातीनी अमेरिका में चले गए हैं और वो अमेरिका में भी आए हैं बहुत बड़ी तादाद में। और उनमें से बहुत से लोगों ने गुज़िश्ता 18-12 घंटों में सड़कों के ऊपर खुशी के बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए हैं और वो इसको मना रहे हैं, मतलब एक सेलिब्रेशन के तौर पर मना रहे हैं। तो इकॉनमी बड़ी बुरी तरह से सीरियसली मिसमैनेज की गई यहाँ पे। लेकिन इस ऑयल की सिग्निफिकेंस ये है कि ये हेवी क्रूड है, ये स्वीट क्रूड नहीं है। अब इसमें एक्सपर्ट्स की बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका की जो रिलायंस है, जो अमेरिका का अपना इस वक्त अमेरिका की ऑयल प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो बेसिकली शेल गैस की वजह से, शेल जो उसकी प्रोडक्शन है उसकी वजह से हो रही है। जो अमेरिका की रवायती ट्रेडिशनल ऑयल प्रोडक्शन थी, जो कैलिफोर्निया में इंडस्ट्री लगी हुई थी, वो डिपेंड थी, उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का सेंड्री की मशीनरी का, कि वो हैवी क्रूड की रिफाइंड जो अमेरिका के पास कम रह गया और वो कनाडा से आता है और वो वेनेजुएला से आता है। सो जिस किस्म का क्रूड ऑयल उस कैलिफोर्निया की इंडस्ट्री को चाहिए वो वेनेजुएला से आ सकता है और वो उतनी बड़ी तादाद से नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ बैड रिलेशनशिप। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे वेनेजुएला के अंदर, तो दर हकीकत ये है कि ये हैवी क्रूड ऑयल कैलिफोर्निया की इंडस्ट्री के अंदर आएगा और यूं अमेरिका को शेल पे ही सारी डिपेंडेंस नहीं करनी होगी, उसको ये ऑयल प्रोड्यूस होगा। ये वो सिचुएशन है जिसके बारे में बाज जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को ये खदशा है कि जब एक दफा ये अब चूंकि सारे वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में चला गया है, वहां की हुकूमत खत्म हो गई है, वहां ज़ाहिर पहले भी तैयारी हुई होगी, तो वेनेजुएला के ऊपर जो ये स्ट्रक्चरल कंट्रोल है, इसके बाद ईरान के लिए रिस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ईरान की लीडरशिप को इसका अच्छी तरह से एहसास है। यही वजह है कि अनलाइक 2022 और 23 जब उन्होंने बहुत मारधाड़ की, बड़ा क्रैकडाउन किया अपने प्रोटेस्टर्स पे, इस दफा वो अपने प्रोटेस्टर्स के साथ लीनियंटली ट्रीट कर रहे हैं। अभी तक 6-7-8 ही डेथ्स की वहां पे खबर है, जबकि 2022-23 में सैकड़ों डेथ्स की खबर थी। और वो अपने नेगोशिएटर्स और प्रोटेस्टर्स जो हैं वहां पे भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वहां पे भी इकोनॉमिक इश्यूज बुनियादी तौर पे एक्सटर्नल सैंक्शंस की वजह से, लेकिन उनके साथ नेगोशिएट करने की ईरानी लीडरशिप कोशिश कर रही है। जबकि इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं वो ट्विटर के ऊपर खुल्लम खुला प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि हम उनकी मदद करने के लिए आ सकते हैं। 2024 के इलेक्शन को अक्सर जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में, वैसे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि वो इतना बुरा इलेक्शन नहीं था जिस तरह से पाकिस्तान में इलेक्शन रिगिंग हुई है, लेकिन उसके बावजूद 2024 के इलेक्शन के बाद निकोलस मादुरो जो है उनकी आइसोलेशन जो है वो इंटरनेशनली, खास करके यूरोपियन कंट्रीज भी उसमें शामिल हो गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी शामिल हो गए, उनकी एक कंप्लीट आइसोलेशन हो गई और यूरोपियन यूनियन ने और ब्रिटेन ने और डिफरेंट कंट्रीज ने उनके इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जहन में इस बात को रखिए, जिस तरह से मैंने बांग्लादेश को हमेशा एक्सप्लेन करते हुए कहा है, बहुत से लोग वंस अगेन बांग्लादेश को सिर्फ शॉर्ट टर्मिज्म में देखते हैं कि देखिए 2024 में बांग्लादेश में या 25 में इस तरह से एक रेवोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स का, उसके पीछे 2009 से 2025 तक का जो सारा टाइम पीरियड है, जो उसका जबर है हसीना की हुकूमत का, वो उस पर रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर भी ये निकोलस मादुरो का 2024 का इलेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक साइटेड रेफरेंस है। असल कहानी जो है वो 1998 से शुरू होती है, कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द वेनेजुएलन लीडरशिप एंड बोलिवियन रेवोल्यूशन, जिसके नतीजे में ह्यूगो चैवेज ने पूरे लातीनी अमेरिका को जो है वो खड़ा कर लिया। अमेरिका के खिलाफ एक अलायंसेस बनाए, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और बहुत क्लोज रिलेशनशिप उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ और तमाम जितने भी एंटी रशिया, चाइना और ईरान के साथ उन्होंने रिलेशनशिप खड़ा किया। मुझे 2006 में मैं नॉन अलाइन मूवमेंट का एक समिट था क्यूबा के अंदर, उनके कैपिटल सिटी में, और मैं वहाँ पे उसे कवर करने के लिए गया था बर्तानिया से, मैं उस वक्त एयर के साथ था। तो वहाँ मुझे ह्यूगो चैवेज को डायरेक्टली देखने का, उनसे हाथ मिलाने का भी मौका मिला। वो बोलते ही अमेरिका के खिलाफ थे और वो जो थे उनका कोई भी जुमला, कोई भी पैराग्राफ जो है वो अमेरिका की नफरत के बगैर कंप्लीट नहीं होता था। बट ही सर्वाइव्ड, ही डाइड ऑफ कैंसर। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रूस का और चीन का बहुत बड़ा फेलियर है। आखिरी 6-7-8 दिनों में रूस ने और चीन ने खाससे डिप्लोमेटिक ओवरचर किए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुएला की 23 दिसंबर की दरखास्त को सपोर्ट करने की कोशिश की। रशिया ने और चाइना ने मसलसल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी और 3 जनवरी को या 2 जनवरी को चाइनीज डेलीगेशन भी आया पोस्चरिंग
करने के लिए, अमेरिका को बताने के लिए कि हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट है और आप यहाँ पर इंटरवीन ना करें। लेकिन मैंने इसका एक एनालिसिस बहुत करने की कोशिश की है गुज़िश्ता चंद घंटों में, जो चीज़ उनको करनी चाहिए थी वो ना कर सके। असल में वैसे तो 90 मिलिट्री एडवाइजर्स रूस के मौजूद थे कैराकस के अंदर ट्रेनिंग और डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और एक जनरल भी रशियन यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अगर रशियन यहाँ पर कुछ मिलिट्री कंटेंशन रखते, कुछ एयरफोर्स के स्क्वाड्रन रखते, जैसे कि उन्होंने सीरिया में किए थे, तो अमेरिकन हमला जो है वो मुश्किल हो जाता उनके लिए। लेकिन इसमें भी काउंटर आर्गुमेंट है कि 2 रीजंस इसके हैं। एक तो ये अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे रशिया के पास उस तरह की लॉजिस्टिकल कम्युनिकेशन एबिलिटी डिस्टेंस की वजह से नहीं है। सीरिया में बिकॉज ऑफ द ब्लैक सी एंड बिकॉज ऑफ द मेडिटेरेनियन, रशियंस जो है वो कंफर्टेबल थे कि वो सीरिया को मैनेज कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब अब 2025 के अंदर सीरिया की हुकूमत को फाइनली गिराया गया, तो वो गिराया इसलिए गया कि रूस चूंकि फंसा हुआ है यूक्रेन में और कमजोर हो गया है, उसमें बॉक डाउन हो गया बहुत बुरी तरह से, तो रशिया और रशिया के बगैर जो है, चूंकि रशिया की ओवर्ट मस्कुलर डिप्लोमेसी होती है, चीन उसके पीछे खड़ा होता है, तो दोनों जो है वो सीरिया को बचा ना सके। और अब लातीनी अमेरिका में भी उनके इन्फ्लुएंस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये बहुत बड़ा धक्का है रूस के लिए भी, जिसका रवायती तौर पर बहुत इन्फ्लुएंस रहा है लातीनी अमेरिका में, और ये बहुत बड़ा धक्का है चीन के लिए, जो कि लातीनी अमेरिका के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों यहाँ पे फेल हो गए और बेसिकली यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोबेल प्राइज का क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इस यूरोपियन जो फीलिंग है, वैसे तो बर्तानिया के अलावा किसी ने कोई बहुत खुल के इससे डिस्टेंस अपने आप को नहीं किया। जर्मन जो चांसलर है मर्ज, उनका तो कहना ये है कि निकोलस मदुरो ने वेनेजुएला को इस तबाही पे पहुंचाया है, और सभी यूरोपियन कंट्रीज इस वक्त इंटरनेशनल कानून की, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं कि, लेकिन कोई भी निकोलस मदुरो से ये जो चीज़ हुई है उसको किसी ने कंडेम नहीं किया। दी ओनली कंट्री जिसने, मेजर कंट्री जो है यूरोपियन, जिसने बार बार ये एम्फोसाइज किया है कि इस पूरी चीज़ के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसे सपोर्ट नहीं करते, वो है ग्रेट ब्रिटेन, जहाँ के लेबर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ब्रिटेन हैज़ नथिंग टू डू विद इट, ब्रिटेन इज नॉट इन्वॉल्वड इन इट, और हम इसको सपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं करते, इंटरनेशनल लॉ मस्ट प्रिवेल। अब जो मैं इस चीज़ की सारी मैं ये डिस्कशन कर इसलिए रहा हूँ कि ज़ाहिर है ये पाकिस्तान रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान की सिचुएशन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई सॉवरन नहीं है, कोई किंग नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम टोटली बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। इसके ऊपर हेनरी किसिंगर की एक बहुत ही लाजवाब किताब है डिप्लोमेसी के नाम से, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं इन द मेजर स्कूल्स लाइक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी जॉर्ज टाउन वगैरह में, तो वो एक रिकमेंडेड रीडिंग होती है, जिसमें बुनियादी तौर पर 19वीं सेंचुरी की जो यूरोपियन पॉलिटिक्स है अराउंड बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, वो उसके ऊपर वो सारी की सारी किताब डॉक्टर हेनरी किसिंगर ने लिखी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे, और वो किताब आप पढ़ते हैं तो आपको सिस्टम समझ आ रहा था। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर को वेनेजुएलन हुकूमत ने मिसजज किया, उसको उन्होंने हैंडल नहीं किया, अपनी इकोनॉमी को मैनेज ना कर सके, नोइंग फुली वेल कि अमेरिका की वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर कितनी ज़्यादा रिलायंस है, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक ना कर सके, रिलेशनशिप खराब होते रहे, सक्सेसफुल नेगोशिएशन ना कर सके। चीन से और रूस से उन्होंने बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी, और इन द एंड आपने देखा है कि चीन और रूस उनके लिए कुछ भी ना कर सके, और टोटल एक साइलेंस और उनकी इंपोर्टेंसी जो है वो खुल के आपके सामने आ गई। एक तो इसमें एलिमेंट, जो बैलेंस ऑफ पावर का एलिमेंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी होता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऑफ कोर्स एक सॉवरन होता है, पाकिस्तान के केस में सॉवरन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, अमेरिका के केस में अमेरिका का सॉवरन मल्टीपल प्लेयर्स और एजेंट्स हैं, जिसमें अमेरिकन कांग्रेस है, उसमें अमेरिकन सेनेट है, उसके अंदर अमेरिकन मीडिया है, उसके अंदर अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज खुद बात खुद बहुत बड़ा सिस्टम है, और अमेरिका की सिविल सोसाइटी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका की कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये सारे मिलकर अमेरिका की सॉवरेनिटी और उसके सॉवरन को डिफाइन करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सॉवरन सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, और फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कैसे आपने बैलेंस करना है, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, विद द हेल्प ऑफ नेबर्स। आपके क्या रिलेशनशिप वेस्ट के साथ हैं, आपके क्या रिलेशनशिप मशरिक वस्ता के साथ हैं, आपके क्या रिलेशनशिप इंडिया के साथ हैं, आपके अपने ओपोनेंट्स के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप हैं, और आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप हैं, आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, सिविल सोसाइटी कैसे खड़ी है, दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ, उनकी रिलेशनशिप आपके साथ क्या। यूँ आपको पाकिस्तान की तरह के एक मुल्क में बैलेंस ऑफ पावर को डिफाइन करना होता है, और इमरान खान की हुकूमत इस बैलेंस ऑफ पावर के प्रिंसिपल को समझ ना सकी बिटवीन 2018 एंड 2022, जिसकी वजह से वो सूरत हाल पैदा हुई है जो अभी तक आपके सामने चल रही है, और एक बड़ी अनसर्टन सूरत हाल है जिसके फ्यूचर का हमें नहीं पता। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चीन की इंपोर्टेंसी यहाँ पे बड़ी खुल के सामने आई है। चीन के बहुत ग्रोइंग डिजायर है, एम्बिशंस है लातीनी अमेरिका में, लेकिन उसको बहुत सेटबैक मिला है। लेकिन मई 2025 में चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एलाई पाकिस्तान को बड़ी स्ट्रांगली डिफेंड किया, और वो डिफेंड इसलिए किया कि पहलगाम की जब ट्रेजेडीज हुई तो उसके बाद ये अंडरस्टैंडेबल था कि हिंदुस्तान ने ऐलान कर दिया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे और लोगों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक माइंड से बिल्कुल क्लियर था कि हिंदुस्तान की एक ही ऑप्शन है कि हिंदुस्तान मैसिव एयर स्ट्राइक करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान यूजिंग इट्स एरियल कॉम्बैट जो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। और चीन ने अब ये डिसाइड किया उस वक्त स्ट्रेटेजिकली कि पाकिस्तान जो उसका एलाय है, उसके वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर उसका वाहिद एलाय है उस पूरे रीजन के अंदर, उसे ह्यूमिलिएट नहीं होने देना। अगर हिंदुस्तान सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक करता, उसके जहाज ना गिरते, रिस्पॉन्स में पाकिस्तान कुछ ना कर सकता, उसको बर्दाश्त करना पड़ता, तो चीन का एलाय पिट जाता। चीन ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन किया कि अपने एलाय को पिटने नहीं देना। ये वजह है कि चीन ने एक तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर किया, जब उन्होंने अपने मिलिट्री सैटेलाइट जो है उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के जो सिस्टम था उसमें फीड की, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एक बहुत बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस थी। और कहते हैं कि चाइनीज एम्बेसडर्स पूरे टाइम पीरियड में पाकिस्तान के ऑपरेशन रूम में रहे, और चाइनीज इक्विपमेंट, चाइनीज जहाज, चाइनीज मिसल्स, और फिर जाहिर है कि PL-15 का इंडियंस को नहीं पता था।
वहां पर पाकिस्तान ने एक नया प्रिंसिपल भी इन्वोक किया जिसने इंडियंस को सरप्राइज कर दिया। जैसे 1965 में इंडियंस ने ये प्रिंसिपल इन्वोक किया कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि मतनाज़ा है और इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है, उसके अंदर अगर पाकिस्तान जंग करेगा तो हिंदुस्तान रिजर्व द राइट, अटूट टंग का प्रिंसिपल वो लेकर आए कि कश्मीर हमारा अटूट टंग है, और उन्होंने कहा कि हम लाहौर और सियालकोट के बॉर्डर पर अटैक कर सकते हैं। ये उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां पर रीडिफाइन किया। उससे पहले ये प्रिंसिपल इस तरह से डिफाइन उस रीजन में या दुनिया में नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मे का, उसमें एक नया प्रिंसिपल डिफाइन किया। इंडियन एयरफोर्स की असम्पशन ये थी कि अगर उनके जहाज बहुत अंदर इंडियन टेरिटरी में रहते हैं तो पाकिस्तान डजंट हैव अ कॉज टू अटैक देम, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टारगेट अटैक कर दिए, जैसे कि 2019 में हुआ था जब अभिनंदन ने लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर ही क्रॉस कर लिया था, तभी पाकिस्तानीज ने उसको एंगेज किया था या उसको शूट डाउन किया। यहाँ पर पाकिस्तान ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन की वो ये की कि जब इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो अपनी टेरिटरी में 150 किलोमीटर अंदर से जब उन्होंने अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स या वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया तो वो एक लेजिटिमेट टारगेट वॉर बन गए, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको टारगेट किया। उनको ये नहीं पता था कि PL-15 की रेंज जो है 150 किलोमीटर या उसके बियॉन्ड होती, लेकिन इसके अंदर वो प्रिंसिपल ऑफ वॉर को उन्होंने रीडिफाइन किया, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है वो मुमकिन हो सकी। बहरहाल मेरा मतलब कहने का ये था कि चीन ने अपने एलाय को वहाँ पर डिफेंड किया, यहाँ पर रूस और चीन अपने एलाय को डिफेंड ना कर सके, उनकी सफिशिएंट मिलिट्री पॉस्चरिंग नहीं थी। जो अगर पिछले 15 दिन में वो पॉस्चरिंग करते, वो उन्होंने नहीं की इफेक्टिव, मैं इस पर खासी रिसर्च की, अगर वो करते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती, क्योंकि वेनेजुएला की आबादी, मैंने जैसे कि आपको कहा कि सिर्फ 28 मिलियन है, इतनी छोटी आबादी का मुल्क 300 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल के ऊपर बैठा हुआ, ज़ाहिर है बहुत इनसिक्योर था, और उसको कोई रेवोल्यूशनरी स्पिरिट या लोगों की जो सड़कों पर निकल आना या एंटी अमेरिकन स्लोगन ले लेंगे जुलूस जो है, जो कि कॉमन लोगों की बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा लोग आइडियोलॉजिकल मॉरल लेंस से पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेरी हमेशा एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स की कोशिश होती है कि मैं लोगों को एक डिफरेंट किस्म की अवेयरनेस देने की कोशिश करूं, जो मैंने इस वीडियो से की है। अब जिसको समझ आए उसका बड़ा भला, जिसको ना समझ आए उसका भी बड़ा भला। थैंक यू।